हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछले दिन हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़े थे। आज उससे आगे वेग नियम समीकरण, रेट लॉ इक्वेशन पढ़ेंगे। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि माना ये x अक्ष है जिस पर हम t दिखा रहे हैं और ये y अक्ष है जिस पर हम सांद्रण दिखा रहे हैं। तो अभिकारक का सांद्रण समय के साथ घटता है तथा प्रतिफल का सांद्रण समय के साथ बढ़ता है। इस तरह का ग्राफ हम पहले की वीडियो में दिखा चुके हैं। ये हमारा रिएक्टेंट है, अभिकारक का ग्राफ है, और ये हमारा उत्पाद है। तो हम देख चुके हैं कि जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है वैसे वैसे अभिकारक का सांद्रण घटता है तथा प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। तो अभिकारक का सांद्रण घटता है अभिक्रिया जब आगे बढ़ती है और प्रतिफल का सांद्रण बढ़ता है। ये हम ऊपर तीर से दिखा रहे हैं, ये बढ़ रहा है और नीचे तीर का अर्थ है ये घट रहा है। साथ साथ हम ये भी देखे थे कि अभिक्रिया का वेग r ये भी घटता है समय के साथ। जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है वैसे वैसे घटता है। तो पिछले स्लाइड में हम दिखा चुके हैं कि रिएक्टेंट का सांद्रण घटने पर अभिक्रिया की दर भी घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर r अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होता है। ये हम कह सकते हैं क्योंकि अभिकारक के सांद्रण घटने से अभिक्रिया की दर भी घटती है। अभिकारक के सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग किस तरह से प्रभावित होता है, इस चीज़ को दो वैज्ञानिक जिसका नाम गोल्डबर्ग तथा वेग है, इन्होंने अभिकारक के सांद्रण तथा अभिक्रिया के वेग के बारे में अध्ययन किया और एक नियम दिया जिस नियम को हम लोग द्रव्यमान क्रिया का नियम कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो गोल्डबर्ग तथा वेग ने एक नियम दिया जिस नियम को हम द्रव्यमान क्रिया नियम कहते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। इस नियम के अनुसार सामान्य अभिक्रिया AA प्लस BB ये उत्पाद है। इसके लिए अभिक्रिया का वेग r समानुपाती होता है A का सांद्रण पे पावर A और B के सांद्रण पे पावर B। ये लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि अगर A का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक A है, B का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक B है, तो इस अभिक्रिया की दर r समानुपाती होगी अभिकारक A पर A घात तथा अभिकारक B पर B घात के। कांस्टेंट हटाएंगे यहाँ r इक्वल टू, तो ये होगा k A का पावर A और B का पावर B। इस तरह से ये द्रव्यमान क्रिया का नियम लॉ ऑफ मास एक्शन कहलाता है। लेकिन प्रयोग में यह पाया गया
कि उपरोक्त अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर अभिकारक A के सांद्रण के घात A तथा अभिकारक B के सांद्रण के घात B पर पूरी तरह से निर्भर नहीं करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि A पर तो अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, लेकिन घात A होगा इसकी कोई गारंटी नहीं। B पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करेगा, लेकिन ये घात B ही होगा जो उस अभिक्रिया के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक में है, ये निश्चित नहीं है। बल्कि यह देखा जाता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक A के सांद्रण का घात अल्फा तथा B के सांद्रण का घात बीटा पर निर्भर करता है। तो एक बार फिर से लिखते हैं कि A अभिक्रिया है AA प्लस BB, ये प्रोडक्ट है। तो लॉ ऑफ मास सेक्शन के अनुसार रेट होना चाहिए कि A का पावर A और B का पावर B, लेकिन प्रायोगिक रूप से जो देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, वो यह देखते हैं कि R जो है वो K A का पावर A नहीं होता है बल्कि अल्फा होता है, B नहीं होता है बल्कि B का पावर बीटा होता है। तो यह लिखा जा सकता है कि अभिक्रिया की दर R समानुपाती A के सांद्रण का पावर अल्फा तथा B के सांद्रण का पावर बीटा। समानुपातिक हटाएंगे, कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ हो जाएगा K A का पावर अल्फा और B का पावर बीटा। ये हमारा रेट होगा वास्तव में। इसको हम अभी स्टार मान ले रहे हैं। इसके समर्थन में कुछ अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे अभिक्रिया 2NO2G प्लस F2G 2NO2F G, ये अभिक्रिया है। अगर लॉ ऑफ मास सेक्शन से देखें, द्रव्यमान क्रिया से इसका रेट होना चाहिए R इक्वल टू K A का पावर A B का पावर B। तो यहाँ A के बदले है NO2, ये अभिकारक A NO2 है, और ये स्मॉल a जो है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो है इसके बदले 2 है, यहाँ F2 में 1 है। तो ये हो जाता R K NO2 का सांद्रण का स्क्वायर और F2 का 1। लेकिन प्रायोगिक रूप से
इस अभिक्रिया की दर R इक्वल टू K NO2 और F2 होती है। तो ये यहाँ 2 नहीं आया, 1 आया है, जो प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया है। तो द्रव्यमान क्रिया से हम अभिक्रिया का एक्चुअल दर नहीं निकाल पाएंगे, उसके लिए हमको प्रायोगिक रूप में जाना पड़ेगा, प्रयोग में जाना पड़ेगा। चूँकि अब R इक्वल टू लिख सकते हैं K A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा। यहाँ A अभिकारक का सांद्रण है, A का मोलर सांद्रण है, अभिकारक B का मोलर सांद्रण है। इसका अर्थ है कि मोल प्रति लीटर होगा। K एक नियतांक है जिसे वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ K को दर स्थिरांक या वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ R अगर देखेंगे तो K A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा है। A B अभिकारक है तथा R अभिक्रिया का वेग है। तो यह समीकरण अभिकारक के सांद्रण तथा अभिक्रिया के वेग में संबंध बता रहा है। इस समीकरण को हम लोग वेग नियम या वेग व्यंजक कहते हैं। तो वेग नियम या वेग व्यंजक रेट लॉ और रेट एक्सप्रेशन वह समीकरण जो अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारकों के सांद्रणों के बीच संबंध स्थापित करता है। वेग नियम या वेग व्यंजक कहलाता है। तो R इक्वल टू K A अल्फ़ा B बीटा, ये हमारा वेग नियम हो गया। अब ये बताए हैं पहले R इक्वल टू माइनस dr बाई dt लिख सकते हैं। तो इसी का प्रयोग यहाँ कर दीजिए। तो ये हो जाएगा माइनस dr बाय dt, R यहाँ रिएक्टेंट है, इक्वल टू होगा K A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा। तो ये समीकरण हमारा अवकल वेग समीकरण कहलाता है। अवकल उसको कहते हैं जिसमें डिफरेंशियल आ जाए। तो यहाँ R का डिफरेंशियल आ गया है, तो इसलिए इसको अवकल वेग समीकरण, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन कहते हैं। अब थोड़ी स्पेशल स्थिति में बात करेंगे, चूँकि
R इक्वल टू के ए अल्फ़ा, ए का सांद्रण का घात अल्फ़ा है और बी के सांद्रण का घात बीटा है। यदि ए का सांद्रण को 1 और बी के सांद्रण को भी 1 कर दिया जाए तो R इक्वल टू होगा के, यहाँ 1 का पावर अल्फ़ा और ये फिर 1 का पावर बीटा, क्योंकि बी के सांद्रण को भी 1 कर दिए हैं और ए के सांद्रण को भी 1 कर दिए हैं, तो ये R इक्वल टू हो जाएगा के, 1 का पावर अल्फ़ा 1 होगा 1, तो ये R इक्वल टू हो जाएगा के। तो हमारा वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा जब अभिकारकों का मोलर सांद्रण 1 हो। तो इससे हम वेग स्थिरांक की परिभाषा निकाल सकते हैं। वेग स्थिरांक के की परिभाषा जब प्रत्येक अभिकारक का सांद्रण इकाई हो तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है। वेग स्थिरांक कहलाता है वेग स्थिरांक को विशिष्ट अभिक्रिया दर स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। जब भी इकाई कह के परिभाषा देते हैं तो उसको अक्सर विशिष्ट बोलते हैं। तो हमने जब अभिकारक के सांद्रण को 1 कर दिया तब जो हमारा रेट कांस्टेंट निकला, उस रेट कांस्टेंट को, वेग स्थिरांक को हम लोग विशिष्ट अभिक्रिया दर कहते हैं। तो ये हमारा विशिष्ट अभिक्रिया दर भी हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारा वेग स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए R इक्वल टू होता है के, ए का पावर अल्फ़ा, बी का पावर बीटा। तो अगर के बढ़ेगा, के बढ़ रहा है तो R भी बढ़ेगा। तो हम पीछे बता दिए हैं कि अभिक्रिया का वेग किस किस चीज़ पर निर्भर करता है, तो के का भी लगभग उसी चीज़ पर निर्भर करेगा। तो हम कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। ताप, दूसरा है उत्प्रेरक, तीसरा है अभिकारकों की प्रकृति। ये सब चीज़ें वेग स्थिरांक को प्रभावित करती हैं। हम ये पहले ही बता चुके हैं कि ताप को 10 डिग्री बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना, 2 गुना बढ़ जाता है। उत्प्रेरक में बता चुके हैं, उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है इस तरह से। अब जो हमारा नेक्स्ट चीज़ है वो है वेग स्थिरांक की क्या विशेषताएं हैं। वेग स्थिरांक की विशेषताएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ रेट कांस्टेंट। तो वेग स्थिरांक k की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहला नंबर में वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप है। वेग स्थिरांक का मान अधिक होने से, तो वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग को मापता है। अगर वेग स्थिरांक का मान अधिक है, वेग स्थिरांक का मान उच्च है, तो अभिक्रिया की दर तेज होगी। तथा यदि वेग स्थिरांक k का मान निम्न है तो अभिक्रिया की दर मंद होगी, कम होगी। दूसरी विशेषताएं हैं अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। तो अलग अलग अभिक्रिया के लिए, सब अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान समान नहीं होता। अलग अलग अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होता है। ये एक अभिक्रिया की विशेषताएं हैं। पहला गुण ये था कि वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप है, अभिक्रिया के वेग को मापता है। अगर वेग स्थिरांक का मान उच्च है तो अभिक्रिया की दर तेज होगी। और वेग स्थिरांक का मान यदि निम्न है तो अभिक्रिया की दर मंद होगी, स्लो होगी। तीसरी विशेषता है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान नियत होता है। कोई अभिक्रिया है, अगर ताप निश्चित है तो उस ताप पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान नियत हो जाता है। चौथा गुण है प्रत्येक अभिक्रिया के लिए अलग अलग ताप पर अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अलग अलग होता है। तो ये तीसरा गुण का ही विस्तार है। अगर निश्चित ताप पर वेग स्थिरांक का मान नियत होता है, समान होता है, तो अलग अलग ताप पर वेग स्थिरांक का मान अलग अलग होगा। और पांचवा है अभिक्रिया का वेग स्थिरांक
अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अभिकारक का सांद्रण अभिकारक का सांद्रण जो हो, लेकिन अभिक्रिया का वेग, या ये कहें वेग स्थिरांक, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अभिक्रिया के कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सबसे पहले इसको परिभाषित कर लेते हैं। वेग नियम समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। मान लेते हैं एक अभिक्रिया है AA प्लस BB और ये उत्पाद बना रहा है। ऐसी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस अभिक्रिया के लिए अगर वेग नियम समीकरण R इक्वल टू K A का पावर अल्फा B का पावर बीटा हो तो अभिक्रिया के कोटि इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है। तो ये हमारा वेग नियम समीकरण है और इसमें A और B दो अभिकारक है जिनके सांद्रण पर घात क्रमशः अल्फा और बीटा है। तो इस अभिक्रिया के कोटि इज इक्वल टू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा, और जिसे प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया गया है। ये जो वेग समीकरण लिखते हैं हम, ये प्रायोगिक होता है, अर्थात ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। हम समीकरण को देख करके ये बता नहीं सकते कि A का क्या पावर होगा, B का क्या पावर होगा। जैसे अभिकारक A का कोफिशिएंट है A, B का है B, लेकिन ये सांद्रण के घात के रूप में नहीं आया है। ये प्रयोग द्वारा निर्धारित किया गया है कि ये अल्फा घात पर निर्भर करता है और ये बीटा घात पर निर्भर करता है। अब एक बात जो आपको याद रखना चाहिए कि अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। तो अभिक्रिया की कोटि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। यदि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो तो ये जो कोटि है ये 0 हो, तो इस अभिक्रिया को हम लोग अभिक्रिया शून्य कोटि की, 0 ऑर्डर की कहलाती है। अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो अभिक्रिया प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर की कहलाती है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अगर 2 हो जाए तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि, सेकेंड ऑर्डर की कहलाती है। और अल्फा प्लस बीटा अगर इक्वल टू 3 हो जाए तो अभिक्रिया तृतीय कोटि, थर्ड ऑर्डर की कहलाती है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जिस प्रकार से होगा उस तरह से उस अभिक्रिया की परिभाषा हो जाएगी। अगर 0 होगा तो शून्य कोटि होगा, 1 होगा तो प्रथम कोटि, 2 होगा तो द्वितीय कोटि और 3 होगा तो तृतीय कोटि। साथ ही साथ हम ये भी बताए हैं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, पूर्णांक में भी आ सकता है, परिमेय में भी आ सकता है, अभिक्रिया की कुछ भी कोटि हो सकती है। चूँकि वेग नियम समीकरण हम लिखे हैं R इक्वल टू K A का पावर अल्फा और B का पावर बीटा, इस अभिक्रिया की कोटि है अल्फा प्लस बीटा। तो ये इस कोटि को ओवरऑल कोटि कहते हैं, संपूर्ण कोटि हो गया ये। लेकिन अगर हम ये पूछें कि A के सापेक्ष, अभिकारक A के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, तो वो है अल्फा। अभिकारक B के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि इक्वल टू
बीटा है, क्योंकि बी अभिकारक का घात बीटा है, इसलिए बी के सापेक्ष अभिक्रिया कोटि बीटा है। लेकिन कुल कोटि, ओवरऑल कोटि, ओवरऑल ऑर्डर इक्वल टू है अल्फा प्लस बीटा। तो हम जब भी बात करते हैं ओवरऑल कोटि की बात करते हैं, और जब पूछा जाए कि ए के सापेक्ष कितना है तब अलग अलग बताएंगे, नहीं तो हम अल्फा प्लस बीटा की ही बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण लिख दे रहे हैं शून्य कोटि के, प्रथम कोटि के, द्वितीय कोटि के। तो एग्जाम्पल्स, शून्य कोटि अभिक्रिया H2 गैस प्लस Cl2 गैस 2HCl। इस अभिक्रिया के लिए वेग नियम समीकरण लिखते हैं K। तो देख रहे हैं कि इसमें वेग नियम समीकरण में अभिकारक का कोई पद नहीं आया है, इसलिए यह अभिकारक पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए इसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कह सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R इक्वल टू K H2 का पावर 0 और Cl2 का घात लिख देते हैं 0। तो अगर इसके कोटि निकालने जाएंगे इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इसका अल्फा भी 0, दो अभिकारक है, इसका अल्फा भी 0 और बीटा भी 0, तो 0 प्लस 0 0, इसलिए शून्य कोटि का अभिक्रिया हो गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल 2NH3, ये N2 प्लस 3H2, ये अभिक्रिया भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। इसके लिए भी R इक्वल टू लिखते हैं K। NH3 का सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है अभिक्रिया का वेग। अब है प्रथम कोटि अभिक्रिया के उदाहरण। तो पहला उदाहरण है इसमें 2N2O5 4NO2 प्लस O2। इसके लिए रेट होता है K N2O5 का पावर 1। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी कोटि 1 है, क्योंकि K अल्फ़ा बीटा तो है ही नहीं, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कोटि हो गया 1। दूसरा उदाहरण है 2H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं इसको, 2H2O प्लस O2। इसमें भी रेट लिखते हैं K H2O2। ये भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अगर हम इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 को देखते तो यहाँ 2 स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन प्रयोग द्वारा ये एक ही घात पर निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि 1 है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के उदाहरण में अब 2NO2G प्लस F2G 2NO2FG, ये अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। इसके लिए रेट लिखेंगे K NO2F2। इसके लिए देखेंगे तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, अल्फ़ा इक्वल टू 1, तो कोटि इक्वल टू हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा भी 1 और बीटा भी 1, तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। दूसरा उदाहरण है 2HI H2 प्लस I2, तो R इक्वल टू है K HI स्क्वायर। इसमें होगा कोटि, ये तो अल्फ़ा इक्वल टू 2 है, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा लिखते हैं, तो 2 प्लस 0 इक्वल टू 2। ये है 2NO प्लस O2 2NO2। ये अभिक्रिया थर्ड कोटि की है, क्योंकि इसके लिए रेट लिखते हैं कि NO का होल स्क्वायर और O2 का पावर 1, तो कोटि हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा के बदले 2 है और बीटा के बदले 1 है, तो 3 है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी 2 है, इसका 1 है, तो अब की बार कोटि में सेम आ गया है, या फिर वेग नियम समीकरण में ये सेम स्क्वायर आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि वेग नियम समीकरण में अभिक्रिया का स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट भी
सांद्रण का घात हो सकता है। अब हम एक दो क्वेश्चंस की मदद से इसको क्लियर कर देते हैं। माना एक अभिक्रिया है A प्लस B से P में चेंज हो रहा है और इसका जो वेग नियम समीकरण है R इक्वल टू K A का पावर 1/2 और B का पावर 2 है, तो कोटि हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, ये हो जाएगा 5/2। ये आंसर हो जाएगा कोटि का। हमने बताया था कि ये परिमेय भी हो सकता है, तो अब की बार परिमेय आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अभिक्रिया है XY जो द्वितीय कोटि का पालन करता है। यदि X के सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाए Y के बनने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो चूंकि यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए इसका रेट इस प्रकार से होना चाहिए RK x²। ये द्वितीय कोटि का दिखा रहा है, ये है हमारा वेग नियम समीकरण। अभिकारक का नया सांद्रण x1 हो तो x1 इक्वल टू हो जाएगा 3x, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि सांद्रण को, अभिकारक के सांद्रण को, यहाँ अभिकारक होता, अभिकारक के सांद्रण मतलब x के सांद्रण को 3 गुना कर दिया गया है, तो हम इसको मान लेते हैं कि इसका सांद्रण x1 हो गया और ये 3 गुना हो गया, तो 3x हो जाएगा। तो रेट, जो नया रेट होगा R1, ये हो जाएगा K x1², क्योंकि रेट जो है सांद्रण का स्क्वायर पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, इसलिए R1 इक्वल टू हो जाएगा K और x1 के बदले रख दीजिए 3x², तो ये हो जाएगा K 9x सांद्रण का स्क्वायर करके इसको बाहर कर दिए हैं, तो ये हो जाएगा 9K x², ये होगा R1। तो हमारा R1 इक्वल टू हो जाएगा 9K x²। तो ये देख लीजिए, ये हमारा R है, R1 इक्वल टू 9, ये हमारा R है। यहाँ देखिए कि ये R है, K x² R है, K x², तो ये इसके बदले हम R लिख सकते हैं, तो ये लिख दिए हैं R। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया की दर प्रारंभिक दर की 9 गुनी हो गई है, 9 गुनी हो गई है। अगर अभिक्रिया की दर 9 गुनी हो गई है तो प्रोडक्ट बनने की दर भी 9 गुनी हो गई है, इसलिए उत्पाद बनने की दर भी भी 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि अभिक्रिया की दर ही 9 गुनी हो गई है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट 9 गुना दर से चेंज होगा। अब एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को, किसी अभिक्रिया के लिए रेट लॉ जो है इसका, ये इस प्रकार से है -1/2 और B पे है 3, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। वेग स्थिरांक का मात्रक, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोर्ड परीक्षाओं में ये अक्सर ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में समस्या ना हो।
लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के वीडियो लगातार आते रहते हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। माना अभिक्रिया AA प्लस BB प्रोडक्ट के लिए वेग नियम समीकरण लिखा है k A का पावर अल्फ़ा B का पावर बीटा। ये कई बार ये पीछे बता चुके हैं। तो इसकी कोटि होती है अल्फ़ा प्लस बीटा। ये हमारा k जो है यहाँ, यही वेग स्थिरांक कहलाता है। तो इसका हमको मात्रक निकालना है। k का मात्रक निकालने के लिए हमको k को अलग कर लें तो r इक्वल टू है k A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा। तो इसी को लिख सकते हैं r बाय A का पावर अल्फ़ा B का पावर बीटा इक्वल टू k। चूँकि A भी अब साधारण है, B भी साधारण है, तो यहाँ हो जाएगा साधारण का पावर अल्फ़ा और साधारण का पावर बीटा। तो हम लिख रहे हैं क्या कि k इक्वल टू r बटे साधारण का पावर अल्फ़ा और साधारण का पावर बीटा। तो इसी को लिख सकते हैं r बटे साधारण का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। हम लोग मैथ में जानते हैं कि x पावर m इंटू एक्स का पावर n होता है, x का पावर m प्लस n। तो यहाँ साधारण का पावर अल्फ़ा था, साधारण का पावर बीटा है, तो ये लिख दिए साधारण का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अगर हमको अब k की मात्रक निकालना है, k का मात्रक निकालना है, तो r का मात्रक चाहिए और साधारण का मात्रक चाहिए और अल्फ़ा बीटा चाहिए। चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा को हम लोग कोटि कहते हैं, तो यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 हो जाए, अर्थात शून्य कोटि का विक्रिया हो जाए, तो हमारा k का जो मात्रक हो जाएगा वो r के बराबर हो जाएगा r बटे साधारण का घात हो जाएगा 0। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 है, तो ये हो जाएगा r बाय 1। तो इसी को लिखेंगे k इक्वल टू हो जाएगा r। तो k का मात्रक, चूँकि शून्य कोटि के लिए k इक्वल टू r है, इसलिए k का मात्रक इज इक्वल टू हो जाएगा r का मात्रक। और r दर है, तो दर लिखते हैं साधारण में परिवर्तन की दर डेल्टा x बाय डेल्टा t का मात्रक हो जाएगा। तो ये डेल्टा x का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो गया k का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो ये लिख सकते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक k का मात्रक मोल प्रति लीटर पावर -1 और सेकेंड पे पावर -1 होता है। ये याद रखना है आप लोगों को। अब हमको प्रथम कोटि के लिए निकालना है, तो यहाँ देख लीजिए, इसको हमको याद रखना होगा। तो चूँकि k इक्वल टू है r बटे साधारण का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा, चूँकि k इक्वल टू r बटे साधारण का पावर
अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, ये प्रथम कोटि का अभिक्रिया है, पिछला वीडियो में ये बता चुके हैं। तो के इक्वल टू हो जाएगा आर बाय सांद्रण का पावर 1, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है और यहाँ सांद्रण का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा है, तो के का मात्रक हो जाएगा आर का मात्रक बाय सांद्रण का मात्रक। तो आर का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इंटू 1/सेकेंड, तथा सांद्रण का मात्रक है मोल बटे लीटर। तो ये मोल से मोल कट जाएगा और ये बच जाएगा 1/लीटर गुना 1/सेकेंड। ये ऊपर चल जाएगा लीटर, ये नीचे उससे ऊपर चल जाएगा, तो लीटर बाय 1 हो जाएगा, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/सेकेंड। तो इसी को लिख सकते हैं सेकेंड इन्वर्स। तो याद रखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक सेकेंड इन्वर्स, इसको समय इन्वर्स भी कहते हैं, इन्वर्स होता है। जहाँ कहीं भी के का मात्रक सेकेंड इन्वर्स होगा या समय इन्वर्स होगा, मिनट इन्वर्स भी कह सकते हैं, तो वो समझना है कि वो अभिक्रिया फर्स्ट कोटि का है, उस अभिक्रिया की कोटि प्रथम कोटि है। अब हम तीसरा स्थिति में जब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो जाए, तो ये होता है द्वितीय कोटि के लिए तो के इक्वल टू होता है आर बाय सांद्रण का पावर अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा आर बटे सांद्रण का स्क्वायर। तो अब आर का मात्रक होता है मोल इंटू लीटर इन्वर्स इंटू सेकेंड इन्वर्स। अब की बारी इस रूप में लिख रहे हैं, बाय सांद्रण का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर इन्वर्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मोल प्रति लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स बाय, ये स्क्वायर करेंगे तो मोल का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा लीटर -2 हो जाएगा। तो एक मोल से ये मोल कट जाएगा, एक लीटर माइनस इन्वर्स है तो यहाँ एक माइनस बच जाएगा, तो इसका मात्रक हो जाएगा, इधर लिख रहे हैं हम, ये हो जाएगा नीचे में एक मोल बच गया, ऊपर में एक सेकेंड इन्वर्स बच गया, तो ये होगा सेकेंड इन्वर्स, नीचे में है मोल और एक है लीटर माइनस, तो इसी को ऊपर ले जाएंगे तो लिखेंगे मोल इन्वर्स लीटर और सेकेंड इन्वर्स। ये हमारा हो जाएगा द्वितीय कोटि में वेग स्थिरांक का मात्रक के का। तो हम ये लिख सकते हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक मोल इन्वर्स लीटर और
सेकेंड इन्वर्स होता है। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड के का मात्रक। तो ये द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक है। हमको किसी भी कोटि के लिए अगर के का मात्रक निकालना हो तो इस फॉर्मूला में रख देंगे हम के इक्वल टू आर बाय सांद्रण का पावर अल्फा प्लस बीटा। इसमें रख करके आर का मात्रक और सांद्रण पावर अल्फा बीटा का मात्रक रख करके वो सॉल्व कर देंगे, हमको के का मात्रक निकल जाएगा। यदि अभिक्रिया गैसीय हो तो हम आर बराबर लिखते हैं के, ए का पावर अल्फा लिखते हैं, बी का पावर बीटा लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सांद्रण के बदले हम लोग प्रेशर लिखते हैं। तो ये हो जाएगा पी का पावर अल्फा और पी का पावर हो जाएगा बीटा। तो ये हो जाएगा के पी का पावर अल्फा प्लस बीटा। और यहाँ भी हमको प्रेशर में चेंज लिखते हैं, तो यहाँ भी हम सांद्रण में चेंज के बदले लिखते हैं प्रेशर में चेंज, तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो इस स्थिति में के इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि गैस में तो गैस के लिए तो हम प्रेशर की बात करते हैं, तो के इक्वल टू हो जाएगा हमको डेल्टा पी बाय पी का पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाय डेल्टा टी। कुछ नहीं कि इसको इधर ले आए हैं, तो ये गुना में इधर भागा में हो जाएगा, तो हमारा के इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में ये पी है, तो ये पी प्रेशर ही है, और नीचे में भी ये पी ही है, तो पी का पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू है 1 बाय टी। अब हमको इसका मात्रक एटीएम होता है, तो ये एटीएम लिख दीजिए, और यहाँ पी का ये मात्रक एटीएम होता है, तो एटीएम का पावर अल्फा प्लस बीटा इंटू 1 बाय सेकेंड लिख दीजिए, समय लिखना है तो ये हो जाएगा के इक्वल टू, इस एटीएम को ऊपर ले जाइएगा तो ये हो जाएगा एटीएम का पावर 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा जो ऊपर जाएगा तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा, तो ये इसमें रख दिया, यहाँ एक पावर है, इनटू हो जाएगा सेकेंड इन्वर्स। ये हमारा सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे, सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हमारा गैसीय अवस्था के लिए के का मात्रक हो गया। अगर हम अब इसी में शून्य कोटि लगा दें, अल्फ़ा प्लस बीटा को 0 कर दें, 1 कर दें, तो उस अलग अलग अभिक्रिया के लिए निकल जाएगा। तो चूँकि के इक्वल टू एटीएम 1 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू सेकेंड इन्वर्स, इसीलिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1 के लिए हो जाएगा के का मात्रक एटीएम का पावर 1 माइनस 1 इंटू सेकेंड इन्वर्स, तो ये हो जाएगा एटीएम का पावर 0 हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा इंटू सेकेंड इन्वर्स, तो ये हो जाएगा फिर से सेकेंड इन्वर्स। द्वितीय कोटि के लिए लिखना होता तो अल्फ़ा प्लस बीटा इस स्थिति में हो जाएगा 2 के लिए के का मात्रक हो जाएगा हमारा एटीएम का पावर 1 माइनस 2 इंटू सेकेंड इन्वर्स, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा यहाँ इसमें
दो है, तो ये हो जाएगा ATM इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स। शून्य कोटि के लिए लिखना हो, शून्य कोटि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 के लिए हमको के का जो मात्रक हो जाएगा ATM इंटू 1 माइनस 0 हो जाएगा इंटू सेकेंड इन्वर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ATM का पावर 1 इंटू सेकेंड इन्वर्स। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, यदि अभिक्रिया A प्लस बी P के लिए वेग नियम समीकरण हमारा है R इक्वल टू के A का पावर 1/2 और B का पावर 2, तो अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, ये आप निकाल करके कमेंट में बताइए। कमेंट में इसका उत्तर लिखिए। हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्फ़ा इक्वल टू है 1/2 और बीटा इक्वल टू 2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा में वो रख करके निकल जाएगा। अब हम अभिक्रिया दर तथा वेग स्थिरांक में अंतर देखते हैं। अब हम अभिक्रिया दर तथा वेग स्थिरांक में अंतर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो एक तरफ हम अभिक्रिया दर बनाते हैं और एक तरफ हम वेग स्थिरांक लिखते हैं। तो अभिक्रिया दर में पहला पॉइंट लिखते हैं कि अभिक्रिया दर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर है। ये इसका परिभाषा ही है, सांद्रण में परिवर्तन की दर है। तो अभिक्रिया की दर अभिकारक या प्रतिफल के सांद्रण में परिवर्तन की दर ही कहलाती है। अब वेग स्थिरांक जो वेग नियम समीकरण का नियतांक होता है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक वेग नियम व्यंजक का नियतांक है। चूँकि हम ये दिखा चुके थे, पहले हम बताए हैं कि R समानुपाती A का पावर अल्फ़ा और B का पावर बीटा, तो समानुपाती हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं और यही कांस्टेंट हमारा वेग स्थिरांक कहलाता है। तो वेग स्थिरांक जो है वेग नियम व्यंजक, ये जो वेग नियम व्यंजक है इसका समानुपातिक स्थिरांक है। दूसरा पॉइंट है अभिक्रिया दर के लिए, अभिक्रिया की दर किसी भी क्षण पर अभिकारक के मोलर सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया का
दर जो है किसी भी क्षण पे अभिकारक का मोलर सांद्रण क्या है इस पर निर्भर करता है, मोलर सांद्रण पर। लेकिन यह वेग स्थिरांक निश्चित ताप पर नियत रहता है। ये गुण में हम बता चुके हैं। और यह सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये निश्चित ताप पर नियत रहता है और ये सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होती है। और इसमें वेग स्थिरांक की इकाई अभी हम देख चुके हैं कि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होता है। तो वेग स्थिरांक की इकाई अलग अलग कोटि की अभिक्रिया के लिए अलग अलग होती है। तो ये याद रखना है। अभी हम देख चुके हैं कि प्रथम कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग होगा, द्वितीय कोटि के लिए वेग स्थिरांक का मान अलग होगा। तो वेग स्थिरांक का मान अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए अलग अलग होती है। लेकिन अभिक्रिया दर सभी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होता है। तो इन बिंदुओं को आपको याद रखना है ताकि अगर बोर्ड परीक्षा में इसमें अंतर पूछा जाए तो आप इसका जवाब दे सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।